बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, जब भी आपको मुज़ाकरात के हवाले से खबरें दी जाएं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अखबारात हैं वो आपको ये खबरें दें, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को ये खबर बनाकर चलाते हैं। कोई भी एक कर्नल या कोई भी एक ब्रिगेडियर या मेजर वो टेलीफोन करता है किसी भी सहाफ़ी को और उसको एक कहानी सुना देता है। वो सहाफ़ी बाद में कहता है अस्करी ज़राए के हवाले से या बावसूख ज़राए के हवाले से या ताकतवर हलकों के हवाले से, और सब उस पर बिलीव करके खबर चला देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी है कि जिन बंदों को अपना नहीं पता वो इनको खबरें बताते हैं और ये खबरें चलाते हैं। देखिए, जब भी कभी मुज़ाकरात की खबर आए ना और ये कहा जाए बार बार कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, बातचीत करने में दिलचस्पी रखी जा रही है, और साथ ये भी कहा जाए कि हुकूमत को कोई डेडलाइन दी जा रही है, हुकूमत की हालत पतली हो रही है, या हुकूमत के अंदर कोई टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं, या माशी टीम तब्दील हो जाएगी, या कोई वंडर बॉय आ जाएगा, ये चीजें जब भी आप होती हुई देखें तो आप एक बात समझ जाएं कि कोई अवामी एहतजाज होने जा रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान है और वो उससे निपटने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। इससे ये हासिल क्या करते हैं, ये डाइवर्जन लगाते हैं। आप जब कभी कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं ना तो अचानक एक बोर्ड आ जाता है डाइवर्जन, और वो बताता है कि जी आगे काम चल रहा है, आप इधर से मुड़ के चले जाएं। तो वो आपका रास्ता बदल देते हैं। तो वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए पब्लिक को एक नया खिलौना दे देते हैं। उन्हें बताते हैं जनाब यहां तो मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जल्दी कोई ना कोई मामला हल हो जाएगा। कभी उन्हें बताते हैं कि हुकूमत तो वैसे ही मुश्किल में आ गई, ये तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई शुरू हो गई है, या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो गई है, लिहाजा हमें जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पब्लिक को इस किस्म का ये छनकना देते हैं बजाने के लिए, और लोग दो चार मरतबा, मैं माजरत के साथ कहूंगा, दो चार मरतबा इनके झांसे में आए भी हैं। लेकिन अब आप इनको सुने तो आप फौरी तौर पर जब भी कोई तहरीक चल रही हो या मोमेंटम बन रहा हो या लोग मोबिलाइज हो रहे हो तो उस वक्त अगर इस तरह की बातें हैं तो आप फौरन समझ जाएं कि धोखा देने की तैयारी की जा रही। जो असल प्लान है वो पूरे पाकिस्तान को बंद करने का है, और 8 फरवरी को उसका पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरीपुर के मनाजिर है वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरीपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है, क्योंकि वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होकर आगे इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे। तो इनके पास इसका हल ही कोई नहीं, पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई नहीं कि आप पाकिस्तान को बंद करें।
अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबोगरीब सूरत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। इस सूरत को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अर्सा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पे कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खास तौर पर हजारा में, एबटाबाद में, हरीपुर में। और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाज़रीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान आ गया, यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वही तो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और ये तजवीज़ बाकायदा ज़ेर गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए 25 साल। देखिए, इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला, लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाएंगे। जिन्होंने 2024 में वोट डाला वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे। और ये लाखों की तादाद में नौजवान होंगे जो 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने वोट डाल दिया था, लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते, तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस करता हूं। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया था? बताएं ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह है, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस के उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक जमात भी नहीं पढ़े हुए, जो कभी स्कूल में नहीं गए, तो वो तो मंशूर पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके वोट खत्म कर दिए जाएं क्योंकि ये मंशूर नहीं पढ़ सकते, चाहे उनकी उम्र 40 साल या 50 साल हो? तो ये जो बूमर्स है ना, जितने भी ये नौजवानों से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये मैदान से भागने वाली बात है। जब मुकाबला ना करो तो मैदान से ही भाग जाओ। यानी जिसका मुकाबला आप नहीं कर सक रहे, आप कहिए इसके साथ खेलना ही नहीं हमने, इसको वैसे ही मैदान से बाहर निकाल दो। तो क्योंकि ये नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और उनके शऊर को फेस नहीं कर पा रहे, लिहाजा तरीकाकार ये निकाला है कि इनको ही बाहर निकाल दो, हम इनके बगैर मैच खेलेंगे। ये नौजवान आपको मैच खेलने ही नहीं देंगे, ये आपकी वोट दुर्गत बनाएंगे कि आपको लग पता जाएगा। अपने घर में झांकिए, 18 साल, 16 साल, 17 साल, 19 साल के बच्चों से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि सियासी शऊर क्या होता है। यहां बरतानिया में ये नया कानून लेकर आ रहे हैं, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हम 18 साल से वोटर की उम्र 16 साल करने जा रहे हैं, क्योंकि नौजवानों में बहुत शऊर है। हम चाहते हैं कि नौजवान वोट डालें और वो हुकूमत बनाने में अपना रोल प्ले करें, क्योंकि इनके अंदर बड़ी एनर्जी है। अब पाकिस्तान में इसी एनर्जी को नेगेटिव साइड पे लेकर जा रहे हैं, तो एक के बाद एक ये डाइवर्जन लगाते हैं, लेकिन कोई चीज काम नहीं आ रही। कोट लखपत जेल से अचकज़ई साहब के लिए एक पैगाम भी आया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये पैगाम जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, सेनेटर एजाज अहमद साहब ने और उमर सरफराज चीमा साहब ने और मियां महमूद रशीद साहब ने ये कोट लखपत जेल से एक पैगाम भेजा है। इन्होंने खत लिखा और कहा जी हम दिली मुबारकबाद देते हैं आपको, अचकज़ई साहब को, और हम तवक्को करते हैं कि अपनी फहम फरासत को इस्तेमाल में लाते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रहनुमाई में जमहूरियत और आइन की असल शक्ल में बहाली, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की बालादस्ती, अवाम और सियासी कारकुनों के बुनियादी हकूक की हिफाजत का फरीजा आप सरंजाम देंगे। गुज़िश्ता 4 साल से मुल्क जिस दलदल और माशी बदहाली में घिरा हुआ है, इससे निकालने के लिए वसी तर मुशावरत करेंगे। मुशावरत बहुत बड़े पैमाने पर करनी चाहिए अचकज़ई साहब को, कोशिश करनी चाहिए कि उनकी अडियाला जेल में भी मुलाकात हो, कोट लखपत जेल के अंदर जो लोग कैद हैं उनसे भी मुलाकात हो, और तमाम लोगों से वो मुलाकातें करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन लीडर के तौर पे अगर हुकूमती जमातों से भी मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, अगर उनकी नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो जाती है तो बुरी बात नहीं है।
यानी बात तो इसी पे होनी है ना कि एस्टेब्लिशमेंट को वापस भेजो, पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम करो, चीजों को वापस ठीक कर लेते हैं। आपने बहुत सियासी इंतकाम ले लिया, अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, वरना पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ रहा, 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा। तो ये इन्होंने एक लेटर लिखा महमूद खान अचकज़ई साहब को और उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं इन सब लोगों ने। नाज़रीन, एक और चीज हो रही है पंजाब में, खासतौर पर ये बसंत करवाना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनाब गुड़ी शुड़ी उड़ाएंगे, बसंत करेंगे। बड़े लंबे अरसे से इस त्यौहार के ऊपर पाबंदी है। वजह यह थी कि जब हम लोग छोटे होते थे और पतंगबाजी करते थे ना, तो बड़ी कच्ची डोर होती थी। यानी मैं क्योंकि वहां पे सारी जिंदगी हम पल के बड़े हुए लाहौर में, तो हम जब ये पतंगबाजी करते थे ना, तो अक्सर डोर टूट जाती थी। जरा सी पतंग वजनी होती थी, हवा तेज चलती थी, डोर टूट जाती थी, कच्ची डोर होती थी और बड़ा मजा आता था। उस वक्त किसी का गला नहीं कटता था। जैसे ही किसी के सामने डोर आती थी, वो हाथ ऐसे मारते थे, डोर टूट जाती थी। हमें अपनी पतंग को टूटने से बचाने के लिए काफी डोर छोड़नी पड़ती थी। इसको पंजाबी की जबान में वो दमियां लगाना कहते थे। तो अक्सर गुड़ियां टूट जाती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना से धागे आना शुरू हुए, कुछ इंडिया से धागे आना शुरू हुए और इतने मजबूत धागे आ गए कि आप उनके साथ ईंट बांध के घसीट लें, 2 ईंटें बांध के घसीट लें, फिर पतंगे टूटना बंद हो गई। हवा तेज होती थी, पतंग हवा में फट जाती थी, लेकिन वो टूटती नहीं थी, इतनी मजबूत डोरे आ गए। अब जब किसी के गले के सामने ये डोर आती थी, तो वो जो मर्जी करता रहे, तोड़ता रहे, ये टूटती नहीं, हाथ से टूटती नहीं, दांतों से भी नहीं टूटती। बात ऐसी डोरे आ गई, केमिकल वाली डोरें भी आ गई। उनकी वजह से लोगों के गले कटना शुरू हो गए। पहले कोशिश की गई कि इन डोरों पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जब नहीं लग पाया तो फिर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी पतंगबाजी पे। परवेज इलाही साहब ने पाबंदी लगाई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने इस पाबंदी को जारी रखा, उस्मान बुज़दार साहब ने भी ये पाबंदी जारी रखी। अब मरियम नवाज साहिबा को एक कहीं से ख्वाहिश का इजहार किया गया है। आपको पता है किसकी ख्वाहिश मानती है वो? तो ख्वाहिश ये आई है कि जनाब बसंत मनाई जाएगी और इसके पीछे आइडिया ये है कि नौजवानों की डाइवर्जन लगाई जाए, नौजवानों की तवज्जो एक फेस्टिवल की तरफ की जाए, एक त्यौहार मनाया जाए और उस तरफ नौजवानों की तवज्जो कर दें, ताकि एक बसंत का फेस्टिवल आए, सारे कहें जी कमाल कर दिया इन्होंने और फेस्टिविटी में चले जाएं। तो ये जो दिन होंगे एहतजाज के, जिसमें मोमेंटम बन रहा होगा, उसमें हम बसंत करके तो तवज्जो लोगों की इस तरफ कर देंगे और एक त्यौहार पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए जी पंजाब में कितना कमाल काम हो रहा है। अब ये तो है इनकी ख्वाहिश। अदालत के अंदर इन्होंने 27 किस्म की इन्होंने नुकात बताए अदालत में कि ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है, हम बहुत सारे रिक्शे लाएंगे, हम बहुत सारा जो है वो लोगों को तारे प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, हम गला नहीं कटने देंगे। ये इनका दावा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर बसंत हो जाती है तो इन्हें पूरे पंजाब की पुलिस को लाहौर में और जो बसंत का इलाका है वहां पे लाना पड़ेगा और इस बात का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इमरान खान के नाम वाली, कैदी नंबर 804 वाली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंग हवा में ना आए। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेशुमार पतंगबाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं और लाहौर जहां पे ये फेस्टिवल करवाना चाह रहे हैं वहां पे लोग पागलों की तरह इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। लाहौर के 44 हलकों में से 41 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीती है। सिर्फ 3 हलकों में पीएमएलएन को कामयाबी मिली है, यानी 10% के करीब वो बाकी बचे हैं, बाकी पीटीआई है, बहुत तगड़ी है लाहौर में। तो ये कैसे रोकेंगे? ये मुमकिन नहीं है। गुंजान आबाद शहर है, हर तरफ इतनी आबादियां हैं, हर छत पे पुलिस चढ़ नहीं सकती, ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन चलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए ना मुझे ये भी पता है कि ये अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के ना मुफ्त ऐसी गुड़ियां बांटेंगे जिनमें इनकी अपनी प्रमोशन होगी। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि लोग पैसे खर्च लेंगे लेकिन इनकी गुड़ियां नहीं उड़ाएंगे। मैं जानता हूं ना लाहौरियों को, लाहौरी बहुत जिंदा दिल है, इनका बड़ा तमाशा लगने वाला है, आप ये देखते जाइए। नाज़रीन, पंजाब में हालात ये है कि पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों में मरीजों के हवाले से एक सर्वे किया और अपना ही पोल खोल दिया अपने सर्वे में। यहां पे जो मरीज हैं उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। उन्होंने कहा जी हमें मुफ्त अद्वियात नहीं मिलती, तिब्बी अमला जो है वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, सहूलियात का अस्पतालों में फुकदान है, बेड मिल नहीं रहे, अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जा रहा और रिश्वत की शिकायत भी सामने आई है। ये इनकी इस वक्त तक की सूरत हाल है। एक और नाज़रीन खबर मैं आपको देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, इनको गिरफ्तार करने के लिए अदालत बार बार वारंट जारी कर रही है, पकड़ो इनको, गिरफ्तार करो इनको। ऑर्डर बहुत ऊपर से आया हुआ ना, क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में अपने अज़ाइम बताए थे और इनके बारे में पहले से ही उन्होंने एक फैसला सुना दिया था। अब ये दोनों जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, दोनों जो मुअज़्ज़िज़ वकील हैं, ये जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां जाके ये दरखास्त करते हैं कि जनाब हमारी दरखास्त सुनी जाए और हंगामी बुनियाद पर ये कहते हैं कि हमें सुना जाए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। तो ये दरखास्त लगी नहीं रही, ये हंगामी दरखास्त है, जिस दिन आती है उसी दिन लगती है, जुमे को भी नहीं लगी, हफ्ते को भी नहीं लगी और अब पता चल रहा